नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हेमराज चंदेला। राजस्थान जीके के संदर्भ में अपन बात करें तो इतिहास में एक टॉपिक की बात करेंगे अपन, जो जैसे जालोर से संबंधित अपन आज बात करेंगे क्लास में। जालोर को लेकर अगर अपन बात करें तो जालोर में जो चौहान वंश की जो इतिहास पढ़ा जाता है, तो देखो जालोर के चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे अपन। जालोर के चौहानों का इतिहास। अब इस जालोर के चौहानों के इतिहास के में देखो अपन यहाँ चौहान वंश अजमेर में भी है, और अपन उसके बाद जालोर के बारे में स्पेशल जो अपना टॉपिक होगा आज की क्लास का, वो अपन जालोर के बारे में बात करेंगे। तो देखो जालोर से अगर अपन शुरुआत करते हैं इतिहास की, तो जालोर का जो प्राचीन नाम था, इस जालोर का जो प्राचीन नाम है वो जाबालीपुर था। इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर था। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। आरंभ में शासन किया था यहाँ पे पर्तियारों ने। आरंभ में शासन किया पर्तियारों ने। आरंभ में जो शासन किया पर्तियारों ने, उसके बाद ये चले गए कन्नौज। और ये दोस्तों कन्नौज जो है वो यूपी में है, कन्नौज यूपी में है। तो देखो जालोर को जो प्राचीन नाम था जाबालीपुर था उसके, और जालोर में आरंभ में जो शासन किया था पर्तियारों ने। पर्तियार वंश अपने इतिहास में सिलेबस का टॉपिक है ये। तो उसके बाद ये चले गए थे कन्नौज, और कन्नौज यूपी में है। उसके बाद जालोर में जो चौहान वंश की स्थापना हुई थी, देखो जालोर में चौहान वंश की स्थापना जो हुई, 1182 में कीर्तिपाल ने किया था। कीर्तिपाल, जालोर में चौहान वंश की स्थापना उसके बाद 1182 में कीर्तिपाल ने किया। और अगर अपन बात करें दोस्तों कीर्तिपाल से, तो इस कीर्तिपाल को एक उपाधि मिली हुई थी, उपाधि थी इसको, और उपाधि इसको जो मिली थी वो थी कितु एक महान राजा की इसको उपाधि मिली हुई थी। और ये जो उपाधि दिया था ये मुणोत नैणसी ने दिया था। मुणोत नैणसी हो जाएगा, मुणोत नैणसी। और ये मुणोत नैणसी जो था दोस्तों, ये जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान था। जोधपुर के जसवंत सिंह का जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान था। उसके बाद यहाँ रहकर किस मुणोत नैणसी ने दोस्तों, जोधपुर में जसवंत सिंह का दीवान था, यहाँ रहकर उसने भी ग्रंथ लिखे थे दोस्तों। और ग्रंथों में पहला आता है मुणोत नैणसीरी ख्यात। और दूसरा उसके बाद इसका जो ग्रंथ था 2 नंबर पे, दूसरा जो है मारवाड़ परगनारी विगत हो जाएगा। मारवाड़ परगनारी विगत। उसके अपन जो मुणोत नैणसी दोस्तों, इसको राजपूताना का अबुल फजल भी कहा जाता है। राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है इसको, राजपूताना का अबुल फजल। और अपन आगे बात करें इसमें, तो ये जो राजपूताना का अबुल फजल कहा था दोस्तों, तो ये इसको कहा था जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने। जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजपूताना का अबुल फजल कहा था। अपन उसके बाद जालोर में बात करें दोस्तों, तो जालोर में जो है उसके बाद देखो जालोर का इतिहास के बारे में आगे अपन चलते हैं यहाँ से। तो जालोर में का प्रसिद्ध जो शासक था, जालोर का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था दोस्तों। कानड़देव चौहान जालोर का प्रसिद्ध शासक रहा था, जिसका शासनकाल 1305 से लेकर 11 तक रहा था दोस्तों। और इस प्रसिद्ध शासक जो कानड़देव चौहान था, इसकी जानकारी अपने को ग्रंथ से मिलती है।
जानकारी अपने को ग्रंथों से मिली है और जानकारी ग्रंथ से मिली है दोस्तों। और ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है? कानड़देव प्रबंध है दोस्तों। कानड़देव प्रबंध जो 1455 का लिखा हुआ है। इस कानड़देव प्रबंध का जो लेखक था वो पद्मनाभ था। इसका जो लेखक था, कानड़देव प्रबंध का जो लेखक था दोस्तों वो पद्मनाभ हो जाएगा, इसका लेखक पद्मनाभ हो जाएगा। तो अपन देखो इस प्रकार जालोर को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जालोर को थोड़ा सा इतिहास को अपन चल के आगे बात करेंगे इसमें डिटेल से। तो सिंपल सी बात है कि जालोर को लेकर अपन ने टॉपिक शुरू किया था। जालोर के चौहानों के बारे में अपन बात कर रहे थे। जालोर का जो प्राचीन नाम था जावालीपुर था। आरंभ में शासन किया था परतियारों ने और परतियार चले गए कन्नौज। कन्नौज कहाँ है दोस्तों? ये यूपी में है। उसके बाद अपन बात करें तो जालोर में जहां से लाइन निकल रही है उसको अंडरलाइन जहां मैंने किया, जहां से लाइन निकाला वहां से उसको आगे जोड़ के और पढ़ लेना आप। उसके बाद जालोर में चौहान वंश की जो स्थापना हुई थी 1182 में कीर्तिपाल ने किया था और कीर्तिपाल को एक उपाधि मिली हुई थी कीतु, एक महान राजा। ये उपाधि दिया किसने था? मुणोत नैणसी ने। और ये मुणोत नैणसी जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान था दोस्तों। उसके बाद इसने यहाँ रहकर 2 ग्रंथ लिखे थे जिसमें पहला मुणोत नैणसी रिख्यात और दूसरा मारवाड़ परगनारी विगत हो जाएगा। इसके बाद जालोर का जो प्रसिद्ध शासक था वो कानड़देव चौहान रहा था जिसका शासनकाल 1305 से 11 में आता है। और इसकी जो जानकारी अपने को देखो इतिहास ग्रंथों के आधार पर डिपेंड है दोस्तों। आपके कहने से और मेरे कहने से कोई नहीं माने, सारी बातें ग्रंथों के आधार पर चलती इतिहास में। तो इसकी जानकारी जो ग्रंथ देता है वो कानड़देव प्रबंध और इस कानड़देव प्रबंध का लेखक कौन था? पद्मनाभ था। जालोर में देखो अपन ने बात की दोस्तों। अब जालोर का जो शासक था इस समय देखो जालोर में जालोर का जो शासक था कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान इसके समकालीन, इस कानड़देव चौहान के जो समकालीन अपन बात करें तो समकालीन जो दिल्ली का सुल्तान था, समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान जो था वो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। और इसका जो शासनकाल था 1296 से लेकर 1316, 1296 से 1316 तक इसने शासन किया। और ये अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का आदमी था। साम्राज्यवादी मतलब हमेशा साम्राज्य का विस्तार चाहता था। ये रात को सोता तो सपने भी इसको साम्राज्य के आया करते थे। तो उसके बाद देखो इस अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत, साम्राज्यवादी नीति के तहत 1305 में एक सेनापति भेजा था इसने, एक सेनापति भेजा जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। सेनापति जो भेजा था जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था इसने, मुल्क मुल्तानी। इस मुल्तानी को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर, उसके बाद कानड़देव पर आक्रमण के लिए बात हुई दोस्तों। तो मुल्तानी ने जब आक्रमण की बात आई तो कानड़देव चौहान ने मुल्तानी से कहा बोले आक्रमण क्यों कर रहे हो आप जालोर पर? तो उसके बाद कानड़देव ने कहा कि समझौता भी तो हो सकता है, कोई शर्त है तो उसके बाद मुल्तानी, अलाउद्दीन खिलजी ने शर्त रखा था कानड़देव चौहान के सामने कि कानड़देव अगर एक शर्त पर हम आपसे समझौता कर सकते हैं और शर्त यह है कि कानड़देव तेरा जो बेटा है, इस कानड़देव चौहान का जो बेटा था जिसका नाम विरमदेव था, तेरा जो बेटा विरमदेव है, विरमदेव को दिल्ली दरबार में उसके बाद विरमदेव को दिल्ली दरबार में भेजना पड़ेगा। दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के शरण में भेजना पड़ेगा। ये उसके बाद दोस्तों शर्त रख दी अलाउद्दीन खिलजी ने किसके सामने? कानड़देव चौहान। अब कानड़देव चौहान ने सोचा कि यार चलो समझौता, जो शर्त रखी थी विरमदेव था तो विरमदेव उसके बाद पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट लड़का था। उसके बाद तो कानड़देव सोचा कि चलो घर पे बेरोजगार बैठा रहता है, बढ़िया है, घर बैठे नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रही है तो चला जाएगा। तो उसके बाद ये मान करके इस कानड़देव चौहान ने दोस्तों समझौता कर लिया किससे? मुल्तानी से। और दोनों के बीच युद्ध तो हुआ नहीं और दोनों के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया। समझौता होने के बाद दोस्तों इस कानड़देव चौहान ने विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली भेज दिया। और जब इसकी शरण में या दरबार में भेजा उसके बाद तो विरमदेव दिल्ली रहने लगा दोस्तों। जब विरमदेव रहने लगा तो इस अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। नाम सुना होगा दोस्तों आपने।
तो ये जो पुत्री फिरोजा थी उसके बाद ये भी यहीं उसके बाद दरबार में रहा करती थी दोस्तों। तो विरमदेव जब सुबह, अब ये पढ़ा लिखा आदमी था, 10वीं 12वीं पास था, तो पढ़ा लिखा होने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दरबार में ऑफिस का कामकाज संभला दिया विरमदेव को। तो विरमदेव ऑफिस को कामकाज करने लगा। सुबह 10 बजे जब टिप्पण हाथ में लेकर के अपने उसके बाद दरबार में आए तो बाहर दरवाजे पर खड़ी कौन मिले? फिरोजा, समझ रहे हो आप। और शाम को जब 5 बजे ऑफिस से बाहर विरमदेव वापस जाए तो उसको बाहर दरवाजे पर कौन खड़ी मिले? फिरोजा। मतलब फिरोजा विरमदेव को देखने लगी, चाहने लगी, दोनों एक दूसरे से आपस में प्यार प्रेम करने लगे दोस्तों। जब उसके बाद इस बात का पता कुछ समय बाद किसको लग गया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी को। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लगा तो विरमदेव रातों रात दिल्ली से फरार हो गया। रातों रात फरार हो गया दोस्तों। और फरार हो गया, उसके बाद जब फरार हो गया तो ये पहुंचा जालोर, क्योंकि उसके बाद देखो रातों रात फरार हो गया और पहुंचा जालोर, पहुंचा जालोर। आदमी जब संकट में होता है तो दौड़ के बाप के पास ही जाएगा। तो यहाँ से उसके बाद विरमदेव दिल्ली से गायब हो गया रातों रात और उसके बाद जालोर पहुंच गया दोस्तों कानड़देव की शरण में। कानड़देव ने कहा, अरे बोले इतने जल्दी तो कैसे आ गया, छुट्टियां मिली थी तो कम से कम बताना तो चाहिए था। तो विरमदेव कहने लग गया, बोले छुट्टियां नहीं मिली साहब, ऐसा ऐसा मामला था फिरोजा, और उसके बाद मेरे जो चक्कर चल रहा था इस बात का पता किसको लग गया? अलाउद्दीन खिलजी को, और वो मेरे को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं रातों रात वहां से उसके बाद आ गया। इसमें मेरी गलती नहीं है। फिरोजा हद से ज्यादा मेरे से प्रेम करती थी लेकिन मैं नहीं चाहता था, क्योंकि इसका कारण था दोस्तों, फिरोजा हद से ज्यादा विरमदेव को चाहती थी लेकिन विरमदेव नहीं चाहता था। क्योंकि उसका कारण यह था क्योंकि विरमदेव नौकरी किसके दरबार में कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी के। तो फिरोजा हद से ज्यादा चाहती थी लेकिन विरमदेव नहीं चाहता था। एक तरफा मामला था दोस्तों। तो उसके बाद फिरोजा विरमदेव जब रातों रात जालोर पहुंच गया, सुबह अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद फिरोजा को समझाया, बोले बेटी समझ जा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद दोस्तों लेकिन फिरोजा ने खाना पीना सब छोड़ दिया। जब दरबार में विरमदेव नहीं दिखा तो फिरोजा टेंशन में आ गई और फिरोजा ने खाना पीना सब छोड़ दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने पिता के नाते बेटी फिरोजा को समझाया, बोले कोई बात नहीं है, लेकिन फिरोजा विरमदेव को नहीं भूल पाई दोस्तों। और जब नहीं भूल पाई तो अलाउद्दीन खिलजी ने पिता के नाते 1308 में एक सेनापति भेजा था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग को। और कमालुद्दीन गुर्ग को दिल्ली से कहाँ के लिए भेजा गया था? जालोर के लिए। बोले जाओ, और किसको बंदी बनाकर लिया? विरमदेव को। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों उसके बाद 1308 में जब फिरोजा नहीं समझ पाई, जब खाना पीना सब छोड़ा, तो उसके बाद पिता के नाते अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में एक सेनापति भेजा था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। इस कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी गई दोस्तों 1308 में। 1308 में उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेनापति भेजा था 1308 में, जो सेनापति भेजा था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग था। इसने उसके बाद 1308 में, अब इसको भेजा कहाँ के लिए गया था? जालोर के लिए। लेकिन दोस्तों इस कमालुद्दीन गुर्ग ने पहले आक्रमण किया था सिवाना पर। किस पर आक्रमण किया था? सिवाना। और ये सिवाना जो है दोस्तों, सिवाना बाड़मेर में है। सिवाना जो दुर्ग बना हुआ है ये बाड़मेर में है दोस्तों, और ये पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। और इस सिवाना के उसके बाद अपन बात करें दोस्तों, इसका निर्माता जो इस दुर्ग का था वीर नारायण पंवार है। इसका निर्माता जो है वीर नारायण पंवार था दोस्तों। अब उसके बाद देखो दुर्ग के बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन उसके बाद दुर्ग वाला जो टॉपिक स्पेशल है उसमें सिवाना की सारी बातें करेंगे। यहां अपन बात करते हैं तो सिवाना दुर्ग पर जो बाड़मेर पे बना हुआ, यहाँ का निर्माता वीर नारायण पंवार था। इस कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा जालोर के लिए गया था, लेकिन ये पहले आक्रमण कहाँ कर दिया? सिवाना पर। और जब सिवाना पर इसने आक्रमण किया दोस्तों, तो इस समय सिवाना जो दुर्ग है, देखो इसका कारण क्या था आक्रमण का? भेजा जालोर के लिए गया और इसने आक्रमण सिवाना पे क्यों किया? तो इस सिवाना जो दुर्ग है दोस्तों, इसके उपनाम थे, इसके उपनाम है। और उपनाम में पहला इसका आता है, उपनाम में अगर अपन बात करें तो ये जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। दूसरा इसका उपनाम जो आता है वो उसके बाद मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली हो जाएगी। देखो मारवाड़ के
मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, राठौड़ों की शरण स्थली हो जाएगी। मतलब अपन बात करें दोस्तों, इस सिवाना दुर्ग के दो उपनाम है। पहला है जालोर दुर्ग की कुंजी, मतलब सेम डिट्टो ये जालोर का था, जैसा जालोर दुर्ग बना हुआ है दोस्तों वैसे ही सिवाना वाला दुर्ग है। और ये दूसरा इसका मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता। मतलब ये है कि मारवाड़ के राठौड़ों पर जब अगर संकट आता तो दौड़कर सिवाना चले जाते थे। मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि से ये दुर्ग मजबूत था दोस्तों। तो जब उसके बाद इसी वजह से इसने कमालुद्दीन गुर को लगा कि यार कहीं अपन जालोर पर आक्रमण करें, विरमदेव को बंदी बनाने आया था ये, तो इसको लगा कि कहीं अपन जालोर पर सीधा आक्रमण करें और कानड़देव से पराजित हो जाए, तो क्यों ना सिवाना की बजाय पहले जालोर की बजाय पहले सिवाना पर अधिकार कर लिया जाए। तो उसके बाद दोस्तों इसने सिवाना पर आक्रमण किया। तो इस समय जो सिवाना का शासक था, सिवाना का जो शासक था वो शीतल देव था। शीतल देव था दोस्तों। इस शीतल देव का एक सेनापति था, सेनापति, इसका जो सेनापति था उसका नाम था भावला, भावला। और ये जो सेनापति भावला था दोस्तों, इस सेनापति भावला को लालच दिया था कमालुद्दीन गुर्ग ने। क्या दे दिया दोस्तों? लालच दे दिया इसको। जाते ही उसके बाद इस सेनापति बाहुला को लालच दे दिया, बोले अगर तू हमारे को सिवाना दुर्ग का गुप्त मार्ग बता देगा तो जाते जाते हम तेरे को यहाँ का राजा बना देंगे। उसके बाद दोस्तों ये बाहुला लालच में आ गया और लालच में आकर के इस कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर सिवाना दुर्ग का गुप्त मार्ग बता दिया। गुप्त मार्ग के माध्यम से सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई दोस्तों। और जब प्रवेश करी तो जब दुर्ग का मेन, आपने देखा होगा दुर्ग के चारों तरफ जो बुर्ज परकोटा होता है, परकोटे के बाद जो मेन गेट होता है दोस्तों, तो सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश तो कर गई, लेकिन अब मेन दरवाजा खुले जब सेना प्रवेश करे तो उसके बाद इस दुर्ग में एक पानी का कुंड है जिसका नाम है मामदेव कुंड। मामदेव के नाम से पानी का कुंड है दोस्तों। और ये जो पानी का मामदेव कुंड बना हुआ है, इस कुंड में इस सेनापति बाहुला ने गौ रक्त या गौमांस मिला दिया, जिससे पानी अशुद्ध हो गया। और पानी अशुद्ध होने की वजह से दुर्ग के अंदर तराई तराई मच गई और मजबूरी में इस शीतल देव चौहान को दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ा, दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ा। और जब दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ा तो बाहर दरवाजा खोलना पड़ा तो बाहर सेना किसकी तैनात थी? कमालुद्दीन गुर्ग की। और उसके बाद दोस्तों ये शीतल देव लड़ता हुआ मारा गया, लड़ता हुआ मारा गया दोस्तों, शीतल देव लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद देखो इस प्रकार दोस्तों इस कमालुद्दीन गुर्ग ने पूरे तरीके से सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया दोस्तों। और अधिकार करके इस कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना का नाम बदलकर इसका खैराबाद क्या रख दिया दोस्तों? खैराबाद रखा था। नाम बदलकर इसका खैराबाद रखा था सिवाना का। तो देखो इस प्रकार ये मामला दोस्तों सिवाना का आता है। 1308 में इसको भेजा जालोर के लिए गया था, लेकिन इसने देखा कि क्यों ना पहले सिवाना को अपने अधिकार में लिया जाए, तो उसके बाद सिवाना पर इसने आक्रमण किया। पहला कारण इसका कि जालोर दुर्ग की कुंजी तो सेम डिट्टो जालोर का था। दूसरा कारण ऐसा भी इतिहास में माना जाता है दोस्तों, कई इतिहासकारों ने ऐसी बातें की है कि साहब कमालुद्दीन गुर्ग ने ये सोचा था कि हो सकता है साल 2 साल का जो समय लगेगा उसमें हो सकता है फिरोजा भूल जाए किसको? विरमदेव को। लेकिन फिरोजा इस समय तक भी दोस्तों नहीं भूल पाई थी। और उसके बाद इस कमालुद्दीन गुर्ग को 1311 में इसने जालोर पर आक्रमण किया था दोस्तों। जब ये अब उसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग ने जब सिवाना पर अधिकार कर लिया तो अब ये जालोर के लिए रवाना हुआ और जालोर पर इसने आक्रमण 1311 में। देखो इस समय अपन बात करें तो जालोर का जो शासक था, देखो इस समय कानड़देव, जालोर का शासक कानड़देव था दोस्तों। और इस कानड़देव का बेटा कौन था? विरमदेव था। ये उसके बाद विरमदेव, ये तीनों दोनों उसके बाद अपन इस समय जालोर में रह रहे थे दोस्तों। इन पर आक्रमण उसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग ने, किसने दोस्तों? कमालुद्दीन गुर्ग था। कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था और यह आक्रमण 1311 में, देखो 1311 में उसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर पर आक्रमण किया दोस्तों। जालोर पर आक्रमण किया, जालोर पर 1311 में इस कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था दोस्तों। अब देखो मामला क्या होता है दोस्तों, ये जो दुर्ग जालोर वाला बना हुआ, इसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई दोस्तों। तो इसके बाद जब यहाँ आक्रमण करता है कमालुद्दीन गुर्ग, तो इसके कानड़देव का जो यहाँ सेनापति था, इस कानड़देव का जो सेनापति था दहिया राजपूत बीका था।
दहिया राजपूत बीका था दोस्तों। ये सेनापति उसके कानड़देव का था। अब उस दहिया राजपूत बीका जो सेनापति था, तो अब इनकी तो आदत थी आती सीधी ये किससे मिलते थे, सेनापति से। तो इस कमालुद्दीन गुर्ग ने लालच दे दिया किसको दोस्तों, दहिया राजपूत बीका को। और ये दहिया राजपूत बीका लालच में आ गया और लालच में आकर के और इसने इसका गुप्त मार्ग बता दिया। जब जालोर दुर्ग का गुप्त मार्ग बताया दोस्तों, दहिया राजपूत बीका शाम को घर पहुंचा। और जब घर पहुंचा तो घर पे कौन रहती है, घरवाली। इसकी जो मैडम या घरवाली थी जिसका नाम था सत्रिया। क्या नाम था, सत्रिया दोस्तों। और ये सत्रिया जो थी ये स्वामी भक्त स्त्री थी। तो उसके बाद जब दहिया राजपूत बीका शाम को घर पहुंचता है, गुप्त मार्ग इसको बता दिया, कमालुद्दीन गुर्ग की सेना दुर्ग के दरवाजे के बाहर प्रवेश कर गई। इधर से दहिया राजपूत बीका शाम को घर पहुंचा। इसने लालच दे दिया कि जब जालोर पर हमारा अधिकार हो जाएगा तो हम जाते जाते आपको यहाँ का राजा बना जाएंगे। दोस्तों लालच में आ गया बीका और इसने गुप्त मार्ग बता दिया। हर दुर्ग में देखो दोस्तों गुप्त मार्ग होता है, वो वहां की सिर्फ लोकल जनता को पता होता है उसके बारे में। तो इन्होंने गुप्त मार्ग बताया, सेना अंदर प्रवेश कर गई। दहिया राजपूत बीका जब शाम को घर पहुंचा तो मैडम सत्रिया थी। तो रोज तो जाकर के दरवाजे पर आवाज लगाया करता था। आज थोड़ा सा जोश था क्योंकि राजा बनने वाला था, तो जाकर के घर के दरवाजे खटखटाने लगा। मैडम ने दरवाजा खोला तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था दहिया राजपूत बीका। तो मैडम ने खाना वाना डाल दिया। तो आदत होती है दोस्तों, आदमी जब शाम को घर पहुंचता है तो मैडम खाना डालकर उसके बाद आदमी के पलंग के पास ही बैठ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये दिन भर की आप बीती सुनाएगा। जब उसके बाद दहिया राजपूत बीका कहने लग गया, मैडम कहने लग गई, बोले यार आज तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो, क्या बात है। जब दहिया राजपूत बीका कहने लग गया, बोले कल मैं बनूंगा राजा और तू बनेगी रानी। तो मैडम ने सोचा कि यार ये रातों रात ही राजा रानी का प्लान क्या आ गया है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ करके आया है ये। तो उसके बाद मैडम कहने लगे, बोले बात क्या, हमें बताओ तो सही। बोले साहब ऐसे ऐसे सेनापति आया था अलाउद्दीन खिलजी का और हमने उसको गुप्त मार्ग बता दिया, कल जब जालोर पर उसका अधिकार हो जाएगा तो जाते जाते वो हमारे को यहाँ का राजा बना जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये सत्रिया स्वामी भक्त स्त्री थी। बीका से कहने लगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, खाना खाओ आराम से सो। दोस्तों स्वामी भक्त स्त्री सत्रिया ने उसके बाद दहिया राजपूत बीका को सोने के बाद कटार उठाई और कटार से गर्दन काट दी। किसकी, दहिया राजपूत बीका की। और दोस्तों दौड़ी 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 कहां पहुंच गई, कानड़देव के पास। कानड़देव चौहान को यह बताना चाहती थी कि दहिया राजपूत बीका ने तेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और इस कमालुद्दीन गुर्ग की सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। दोस्तों उसके बाद ये कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया। और कानड़देव जब मारा गया दोस्तों तो खतरनाक टेंशन में विरमदेव आ गया, क्योंकि विरमदेव को पता था कि ये बंदी बनाकर पकड़ के दिल्ली ले जाएंगे। तो उसके बाद विरमदेव ने भी आशापुरा माता के मंदिर के सामने कटार से गर्दन काट ली। दोस्तों जब कानड़देव जब ने लड़ता हुआ मारा गया तो विरमदेव टेंशन में आ गया कि ये दिल्ली ले जाकर अपने को मारेंगे। तो उसके बाद क्योंकि फिरोजा वाला मामला चल रहा था, तो उसके बाद विरमदेव ने आशापुरा माता के मंदिर के सामने कटार से गर्दन काट ली। और जब काटी तो पूरे तरीके से इस कमालुद्दीन गुर्ग का इस जालोर पर अधिकार हो गया। दोस्तों कानड़देव मारा गया, विरमदेव ने उसके बाद गर्दन काट ली, तो पूरे तरीके से इस कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद इस कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। दोस्तों जालोर का नाम बदलकर इसने जलालाबाद रख दिया। और इसके बाद दोस्तों अब जब अधिकार तो हो गया कमालुद्दीन गुर्ग का जालोर में, लेकिन दोस्तों टेंशन में कौन आ गया, कमालुद्दीन गुर्ग। क्योंकि इस कमालुद्दीन गुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था किसको बंदी बनाने के लिए, विरमदेव को। क्या विरमदेव रहा क्या,
तो विरमदेव नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि इस समय तक भी फिरोजा नहीं भूल पाई थी किसको, विरमदेव को। तो दोस्तों उसके बाद टेंशन में जब कमालुद्दीन गुर्ग आया कि यार बंदी किसको बनाया अपन, तो कमालुद्दीन गुर्ग ने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पास सूचना पहुंचाई। तो अलाउद्दीन खिलजी को कहने लगा, कमालुद्दीन गुर्ग बोले भाई साहब मैंने नहीं मारा, खुद ने ही कटार से क्या काट ली, गर्दन काट ली। तो बोले उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तो एक काम कर, अगर अपन ऐसे फिरोजा को कहेंगे तो वो अपनी बातों में विश्वास नहीं करेगी, तो बोले तुम ऐसा करो, उस विरमदेव का जो सिर है, खोपड़ी है, उसको उठा लाओ। बोले वहां से जब अपन फिरोजा को विरमदेव का सिर दिखा देंगे तो फिरोजा उसके बाद रो धो के रह जाएगी, विश्वास हो जाएगा उसको। तो इस प्रकार दोस्तों जालोर की अपन बात करते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की उसके बाद मस्जिद कहाँ है दोस्तों, या तोप मस्जिद की भी बातें होती है कई बार, या फिरोजा मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, तोप मस्जिद या फिरोजा मस्जिद दोस्तों ये तीनों जालोर में, कहाँ है दोस्तों, जालोर में ये बनी हुई है। उसके बाद तो देखो इस प्रकार जालोर में कन्नड़देव और विरमदेव को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों आपको जो किंग ऑफ रीजनिंग जो यूट्यूब चैनल अपना है, इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इस जो वैश्विक महामारी के समय में जो मामला चल रहा है इसमें थोड़ा सा धैर्य रखें। आगे समय आएगा उसमें प्रदेश और देश के हालात अच्छे से काबू हो जाएंगे, जिसमें अपन निरंतर जिस पहले के जो सिस्टम चल रहा था उसी में आपकी क्लासें आपको पर्सनल मिलेगी, और हम समय समय पर आपको सब चीज़ें अवेलेबल करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहे दोस्तों। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे ये आया कि साहब बताओ, अब कई बच्चे कहते हैं क्लास में, एक दिन क्लास चल रही थी तो मैं यहीं छोड़ के क्लास में चला गया, तो कई बच्चों के तो शाम को फ़ोन आने लगे, बच्चे कहने लगे बोले सर हमें ये बताओ कि फिरोजा का क्या हुआ। तो दोस्तों आप भी देखो इसके बारे में जान लो, क्योंकि आप भी सोचोगे कि सर विरमदेव मारा गया तो बताओ फिरोजा का क्या हुआ। तो दोस्तों जब विरमदेव ने उसके बाद कटार से गर्दन काटी, इसका सिर लेकर कमालुद्दीन गुर्ग कहाँ चला गया दोस्तों, दिल्ली, और दिल्ली ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को विरमदेव का सिर सौंपा तो अलाउद्दीन खिलजी ने पिता के नाते फिरोजा को ये सोचकर सिर सौंपा था कि एक दो दिन रो धो के रह जाएगी। दोस्तों जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने शाम को विरमदेव का सिर फिरोजा को सौंपा तो फिरोजा ने जब देखा तो विश्वास नहीं हुआ, उसके बाद रात भर रोया धोया, और सुबह 4 बजे फिरोजा विरमदेव के सिर को हाथ में लेकर और दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हो गई, और आगरा में जाकर के विरमदेव के सिर को हाथ में लेकर के और यमुना नदी में छलांग लगा गई। दोस्तों इस प्रकार जालोर में कानड़देव और विरमदेव की बातें होती है अपनी, और बाकी के आगे भी जैसे अपन जालोर, रणथंभौर, मेवाड़, मारवाड़ जितने भी हैं, तो इतिहास संबंधी सारे जो टॉपिक है 1 बाय 1 करके आपके सामने डालते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहे और आप स्वस्थ रहे, यही हम आपकी शुभकामनाएं करते हैं।